नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित हैं और यह भी आशा करती हूँ कि सीखने की नई प्रणाली से आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से ढाल चुके हैं। बच्चों, एक बात है, जो भरा नहीं है भावों से उसमें बहती रसधार नहीं, वह दिल नहीं है पत्थर है जिसमें सीखने की चाह नहीं। जैसे हमारे उपनिषद का ही एक वाक्य इसी का समर्थन करता है। लेट द नोबल थॉट्स कम्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड। ज्ञान का हर किरण विश्व के किसी भी कोने से आए वह स्वीकार्य है। इसी दृष्टि से आप गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान जैसे विषयों से ज्ञान का भंडार ही प्राप्त कर लेंगे तो प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा जैसे इन भाषाओं के अध्ययन के दौरान आप बहुत सारे भाषा कौशल सीख पाएंगे। जैसे किसी भाषा को स्पष्ट रूप से सुनना, देखना, लिखना और पढ़ना। और इन सब भाषाओं को सीखने के बाद आप अपने आप को एक सुदृढ़ व्यक्तित्व के रूप में ढाल पाएंगे। भाषाओं की ज़रूरत हमें किसी भी भाषा को स्पष्ट और शुद्ध रूप से उच्चारित करने के लिए, सीखने के लिए, शुद्ध रूप से बिना गलती के लिखने के लिए हमें व्याकरण की सहायता और भाषा की सहायता बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हिंदी भाषा साहित्य के दौरान आप हिंदी भाषा को स्पष्ट रूप से सुगमतापूर्वक सीखने के लिए कुछ अंशों के द्वारा आप सीख पाएंगे। जैसे गद्य, पद्य, निबंध, नाटक या एकांकी, जो नाटक का ही एक लघु रूप है जिसे एक अंक में खेला जाता है। इसके बाद अनुवाद प्रणाली, आलोचना जिसे आप लोग कन्नड़ा में विमर्शात्मक साहित्य कहते हैं, और जीवनी, आत्मकथा जो बड़े साधकों से हमें परिचित कराता है। तो चलिए आज की कक्षा में हम जिन विषयों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे इसकी ओर ध्यान दें। सबसे पहले हम गद्य आधारित क्रियाकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जब आप इस माध्यमिक शाला या प्रौढ़शाला से 3 भाषाओं को बहुत सुचारू रूप से सीखने की कोशिश करेंगे, किन स्तरों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले गद्य को समझते समय हमें शाब्दिक ज्ञान, वाक्यों का ज्ञान, वाक्यांश का ज्ञान और उन वाक्यों में निहित व्याकरण अंशों को भी बहुत ध्यान देकर सीखना पड़ेगा। और किसी गद्य के तथ्य को पढ़ते समय आरोहण अवरोहण यानी उतार चढ़ाव के साथ उस गद्य को पढ़ने की विधि को भी हम सीख पाएंगे। अब हम अगली प्रणाली है पद्य, पद्य आधारित क्रियाकलाप। पद्य आधारित क्रियाकलाप के दौरान हम राग, ताल, लय के द्वारा किसी पद्य को मधुर रूप से गाना, बहुत मीठी आवाज़ से इन पद्यों को गाना और उसमें अंतर्निहित भावों को समझना, और पद्य में जैसे प्राचीन साहित्यों से लेकर आधुनिक साहित्यकारों तक जो भी भाषाई पांडित्य भरे हैं उसे समझने में भी हमें बहुत सहायता मिलेगी। इसके बाद हम अगले तथ्य के लिए जाएंगे, अनुवाद करना। अनुवाद के विषय में हम यह भी ध्यान देंगे कि मूल भाषा और लक्ष्य भाषा, मूल भाषा को अनुवाद करते समय किसी भी प्रकार के शाब्दिक गलती या भावों में परिवर्तन न करके संपूर्ण भावानुवाद हम अनुवाद में करेंगे। इसके बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले अब हम गद्य प्रणाली की ओर जाएंगे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग इस जानवर को ज़रूर पहचान लेंगे। हाँ, जो भी बच्चे इसे कन्नड़ा या अंग्रेजी में बता रहे हैं उसे हिंदी में भी बोलने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, यह है हाथी, जो जंगल का सबसे बड़ा जानवर है। तो चलिए अब हम इस हाथी से संबंधित जो गद्य रूप है इसे पढ़ने के तरीके को सबसे पहले जान लेंगे। यह हाथी है। हाथी सबसे बड़ा जानवर है। उसकी एक सूंड होती है, उसका रंग काला होता है,
वह अपनी सूंड से पानी पीता है। उसकी आंखें छोटी होती है, उसके कान बड़े होते हैं, उसकी पूंछ बहुत छोटी होती है, उसके गर्दन पर महावत बैठता है। देखिए वहाँ पर महावत। और हाथी पर छोटे छोटे बच्चे बैठना बहुत पसंद करते हैं। देखिए, अगर इस तरह आप किसी गद्य को या गद्यांश को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पढ़ते पढ़ते ही आप इसके अर्थ को भी समझ पाएंगे। तो इसे किसी विश्लेषण की ज़रूरत भी आप लोगों को ज़्यादा नहीं पड़ेगी, मगर इस गद्यांश के अंतर्गत जो भी आप नए शब्द देख पाएंगे उसकी ओर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सूंड, जो हाथी के शरीर का अंग है, यह नया शब्द है आपको। और आंखें, कान, पूंछ, गर्दन जैसे। और महावत, जो हाथी पर बैठकर सवारी करता है। तो इन नए तथ्यों को आप गद्य के दौरान समझ पाएंगे। तो बच्चों, क्या अब इस गद्य के लिए आप लोग कोई उचित शीर्षक सोच पाएंगे? क्या कहा? हाथी? बस? जंगल जानवर हाथी? नहीं, और कुछ सोचिए। हाँ, कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा सोचा। यह शीर्षक बहुत ही उचित होगा, हाथी मेरा साथी। हाँ, देखिए उस चित्र में एक लड़का हाथी के सूंड को पकड़कर किस तरह खेल रहा है। शायद आप लोगों को भी यह हाथी इसी तरह आकर्षित करेगा। तो अब हम देखेंगे इस हाथी के जो शारीरिक अंग है उनका नाम जान लेंगे। तो यह क्या है? आंख। और यह चित्र क्या है हाथी का? जैसे आपने गद्य में पढ़ा, सूंड। हाँ, और यह क्या है? बड़ा वाला। हाँ, बिल्कुल सही कहा, यह है हाथी के कान। और यह देखिए गर्दन, जो हाथी अपने सूंड से पानी लेकर खुद अपने ऊपर डालेगा उस समय इस गर्दन अपने आप बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। तो अब देखिए इस चित्र में इतना बड़ा हाथी है लेकिन उसके लिए पूंछ बहुत ही छोटी, छोटी पूंछ वाली हाथी। तो बच्चों, अब हम इसी तरह अन्य जानवरों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए यहाँ पर एक सूची है, पालतू जानवर और जंगली जानवर। पालतू जानवर जिसे हम अपने घर में पालते हैं, जिन्हें पालते समय उनके साथ बहुत ही स्नेह से हम बर्ताव करते हैं, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, गधा, ये सब पालतू जानवर हैं। जंगली जानवर कौन कौन से हैं? बाघ, शेर, चीता, हाथी, भालू, लोमड़ी आदि। बच्चों, इसी तरह आप अन्य पालतू जानवरों को और जंगली जानवरों को एक सूची में लिखकर जब आप पाठशाला जाएंगे ज़रूर अपने अध्यापकों को दिखाइएगा। तो अब और एक गृह कार्य है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को हाथी का एक चित्र लिखना है और उसके बारे में बस सरल रूप से 5 वाक्यों को लिखकर अपने अध्यापकों को दिखाना है। देखिए वहाँ पर प्रश्न, हाथी का चित्र लिखकर उसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो अब हम अगले गद्य की ओर जाएंगे बच्चों। उसके पहले आप पहचान लीजिए कि यह चित्र क्या है। हाँ, कुछ बच्चों को याद आ रहा है ना? यह चित्र किन के लिए बहुत पसंद है? हाँ, बिल्कुल, गांधी जी को यह चित्र बहुत ही पसंद है। तो चलिए इस गद्य की ओर हम ध्यान देंगे। तो बच्चों, यहाँ पर एक वार्तालाप प्रस्तुत है आप लोगों के सामने, यानी 2 लोगों के बीच का संभाषण। यह भी गद्य की एक विधा है। यहाँ पर राम और श्याम 2 दोस्त हैं। वे दोनों मिलकर इस चित्र के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। तो चलिए हम भी उनके संभाषण को उसी तरह पढ़ते हुए समझने की कोशिश करें। तो अब राम बोल रहा है। राम, श्याम, ऊपर जो चित्र है उसे देखो, कितना मज़ेदार है ना? इस चित्र में कितने बंदर हैं? बोलो। श्याम, इस चित्र में 3 बंदर है। राम, बंदरों ने अपने हाथ कहाँ कहाँ रखे हैं? श्याम,
एक बंदर ने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया है, दूसरे ने कानों को बंद कर लिया है, तीसरे ने आंखों को मूंद लिया है। भाई, इस तरह रहने का मतलब क्या है? अब राम, पहले बंदर का मतलब है कि अगर तुम्हारे मुंह से बुरी बात निकलने लगेगी तो अपना मुंह बंद कर लो। दूसरे बंदर का मतलब है अगर कोई बुरी बात सुनाने लगेगा तो बुरी बात मत सुनो, अपने कान बंद कर लो। तीसरे बंदर का मतलब है कि अगर तुम्हें कोई बुरी चीज दिखाई दी तो तुम अपनी आंखें मूंद लो। भाई, यह चित्र बड़ा सुंदर है। राम, हाँ भाई, यह चित्र गांधी जी को बहुत प्रिय था, वे इसे अपने कमरे में हमेशा रखते थे। बच्चों, पढ़ते पढ़ते ही इस गद्य में से आप लोगों को कुछ तथ्य ज़रूर समझ में आया होगा। तो क्या आप लोगों में से कोई यह सोच सकेगा कि इस गद्य के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? सिर्फ 3 बंदर? नहीं, और कुछ सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। यह हैं गांधी जी के 3 बंदर। बच्चों, इस गद्य को हम और एक बार पढ़ने की और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक नए सिरे के द्वारा। जैसे राम, श्याम, ऊपर का चित्र देखो कितना मज़ेदार है। इस चित्र में कितने बंदर हैं? बोलो। तो बच्चों, अब हम इस गद्य को अलग ही सिरे से समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हम पढ़ लेंगे इसे, बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। राम, श्याम, ऊपर का चित्र देखो कितना मज़ेदार है। इस चित्र में कितने बंदर है? बोलो। श्याम, इस चित्र में 3 बंदर है। राम, बंदरों ने अपने हाथ कहाँ कहाँ रखे हैं? श्याम, एक बंदर ने अपने हाथों से अपना मुंह बंद कर लिया है, दूसरे ने कानों को बंद कर लिया है, तीसरे ने आंखों को मूंद लिया है। भाई, इस तरह रहने का मतलब क्या है? तो बच्चों, अब इस गद्य में से निहित कुछ अलग रंगों के शब्दों को हम पहचान लेंगे। जैसे कि राम, श्याम, अगर व्याकरण की दृष्टि से आप पहचानेंगे तो ये संज्ञा शब्द है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, रंग आदि का बोध करें, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो अब वहाँ पर देखिए, मज़ेदार, यह भी एक भाववाचक संज्ञा है। और इसके बाद वहाँ पर जो लेखन चिन्ह हैं उसकी ओर ध्यान दीजिए। श्याम के बाद जो है अल्प विराम, और मज़ेदार हैं के बाद जो चिन्ह हैं वह है भावसूचक चिन्ह, जिसे हम विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। और बोलो शब्द के बाद जो चिन्ह हैं वह है प्रश्नसूचक। अगले संभाषण में जो 3 अलग रंग से हमें दिख रहा है वह है संख्यावाचक। तो इस प्रकार हम गद्य को पढ़ते पढ़ते उसमें निहित व्याकरणों की ओर भी ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। पहले बंदर का मतलब है कि अगर तुम्हारे मुंह से बुरी बात निकलने लगेगी तो अपना मुंह बंद कर लो। दूसरे चित्र का मतलब है कि अगर कोई बुरी बात सुनाने लगेगा तो बुरी बात मत सुनो, अपने कान बंद कर लो। तीसरे बंदर का मतलब है कि अगर तुमको कोई बुरी चीज़ दिखाई दी तो तुम अपने आंखें मूंद लो। श्याम, भाई, यह चित्र बड़ा सुंदर है। राम, हाँ भाई, यह चित्र गांधी जी को बहुत प्रिय था, वे इसे अपने कमरे में हमेशा रखते थे। यहाँ पर देखिए, गांधी जी यह संज्ञा है, वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हमेशा के लिए हम पर्यायवाची सोचेंगे तो सदा और सदैव। चलिए इस गद्य के लिए अब हम गृह कार्य की ओर चलें। तो अब देखिए, इस गद्य के बाद आप लोगों को प्रस्तुत वार्तालाप के सार को गद्य के रूप में लिखना होगा, और इसके बाद में अच्छी आदतों की एक सूची बनाइए। हमें प्रतिदिन की जिंदगी में किन किन अच्छी आदतों को लागू करना चाहिए, इनके बारे में आप एक सूची बनाइए। और गांधी जी को प्रभावित 2 घटनाओं की जानकारी संग्रहित कीजिए। जैसे ऐसे गांधी जी के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं बच्चों, जिससे उनका व्यक्तित्व आज तक हमें उन्हें राष्ट्रपिता और महात्मा
के रूप में हमें परिचित करा रहे हैं। तो बच्चों, अब हम भाषा की दृष्टि से एक घटना से परिचित होंगे। एक न्यायाधीश ने एक अपराधी को सजा सुनाई थी, जिसका परिणाम उसे फांसी के फंदे पर लटकाना था। लेकिन फांसी लगाने के बस 1 घंटा पहले न्यायाधीश को कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे यह पता लग गया कि वह निरपराधी है, उसे फांसी की सज़ा बिल्कुल ना हो। तो न्यायाधीश ने क्या किया, समय बहुत कम था, उन्होंने जेलर को फ़ोन किया कि इस विषय को पहुंचा दे कि उसे फांसी ना डाले। लेकिन उस वक्त जब न्यायाधीश ने जेल को फ़ोन किया, वहाँ पर उस वक्त जेलर उपस्थित ना थे, उनका नौकर वहाँ पर था। तो नौकर ने फ़ोन उठाया तो न्यायाधीश ने कहा, देखो मैं एक बात बोलता हूँ, तुम उसे लिखकर अब जेलर के आते ही उसे दिखा दो। तो न्यायाधीश ने इस तरह कहा, मारो मत, छोड़ो, सिर्फ इस पर्ची को अपने जेलर साहब को दिखा दो करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो इस नौकर ने क्या किया, लिखते समय मारो के बाद अल्प विराम लिखकर मत छोड़ो लिख दिया। जब जेलर साहब आए तो नौकर ने इस पर्ची को दिखा दिया, तो जेलर साहब समझ उठे कि 1 घंटे के बाद होने वाली फांसी अभी उसे दे दी जाए। देखा ना आप लोगों ने, एक अल्प विराम के गलत इस्तेमाल होने से कितनी मुसीबतें भी खड़ी हो सकती है। तो इसलिए भाषा सीखते समय और गद्यांश को लिखते समय हमें विराम चिन्हों को बहुत ही सतर्कता से उपयोग करना चाहिए। तो अब हम चलेंगे पद्य की ओर। पद्य के अंतर्गत पद्य विधि को या पद्यांशों को हम कैसे समझें, तो चलिए उससे पहले अब हम एक कविता सुनेंगे। पग पग पर संभाला माने, पग पग पर संभाला माने, उंगली पकड़ कर लिखना सिखाया, उंगली पकड़ कर लिखना सिखाया, खाकर ठोकर उठना सिखाया, माही पहली गुरु है मेरी, घर ही पहला गुरुकुल है, मेरा जीवन प्रकाश है माँ, सुख में दुख में साथी है माँ, सदा बसी है माँ की मूरत, कैसे भूलूं माँ की सूरत, माँ की ममता माँ का प्यार, उसका न कोई आरन पार, पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने। अच्छा लगा ना आप लोगों को? बहुत ही मीठी आवाज़ से प्रतिभा ठाकुर जी, जो हिंदी शिक्षिका हैं, उन्होंने इसे गाया था। मैडम जी, बहुत ही धन्यवाद आपको। बच्चों, कुछ बातें, लाखों करोड़ों शब्द जो पूरा नहीं कर पाएंगे, उसे एक भाव और एक मौन ज़रूर ग्रहण कर लेगा। तो माँ के बारे में प्रस्तुत यह कविता उसी का एक उदाहरण है। माँ के बारे में भले ही हम लाखों करोड़ों शब्द कहें, लेकिन जन्म से लेकर आप जितने भी बड़े हो जाओ, जब भी आपको चोट लगती है, आपके मुंह से पहला शब्द निकलेगा माँ। तो चलिए इस माँ के इस कविता को हम एक बार वाचन करेंगे। बाद में जैसे आप लोगों ने अभी अभी कविता गायन सुना, उसी का अभ्यास कीजिएगा। पाला पोसा मेरी माँ ने, पग पग पर संभाला माँ ने, उंगली पकड़कर लिखना सिखाया, खाकर ठोकर उठना सिखाया, माँ ही पहली गुरु है मेरी, घर ही पहला गुरुकुल है, सदा बसी है माँ की मूरत, कैसे भूलूं माँ की सूरत, माँ की ममता माँ का प्यार, उसका कोई आर न पार,
तो बच्चों यहाँ पर जो अलग रंग में आप लोग देख रहे हैं, इन्हें हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरे कुछ ऐसे अंश हैं जो स्वतंत्र वाक्य तो नहीं बन सकते, लेकिन वाक्य के बीच में आकर उस वाक्य की विशेषता को बढ़ा देते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें हम लोग। सोच लो आपका पड़ोसी का बच्चा मिट्टी खा रहा है, तो उसे देखते ही आप लोग जाकर उसकी माँ से क्या कहेंगे? आंटी जी, आपका बेटा मिट्टी खा रहा है ना? तो इसी तरह और एक घटना को याद करो कि आपका कोई दोस्त, वो परिश्रम करके नहीं पढ़ता, घर में नहीं रहता, बार बार बाहर घूमता रहता है, पढ़ाई के समय में भी वह पढ़ाई से दिल चुराता है। तो परीक्षा आ गए, लेकिन उसने बहुत अच्छी परीक्षा नहीं दी, तो उसके माता पिता क्या कहेंगे? हमने कहा था परिश्रम करके पढ़ने को, अब जा मिट्टी खाओ। तो अब यहाँ पर दोनों घटनाओं की तुलना कीजिए। वहाँ पर वाकई वह बच्चा मिट्टी खा रहा था, लेकिन यहाँ पर मिट्टी खाना इस लड़के के लिए इसका अर्थ होगा तुम्हारा नष्ट होगा। इस तरह मुहावरे वो शब्द हैं जो वाक्य के बीच में आकर वाक्य की विशेषता को बढ़ा देते हैं। जैसे इन सरल शब्दों को देखकर आप लोगों ने माँ से संबंधित जो भाव इस कविता में हैं, आप लोगों ने समझने की कोशिश की। तो अब इन मुहावरों का हम अर्थ समझें। पाला पोसा, यानी इसका यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ है पालन पोषण करना। ठोकर खाना, इसका अर्थ है गिर जाना। जैसे माँ खाकर ठोकर उठना सिखाया, यानी जब हम ठोकर खाकर गिर जाते हैं तो माँ ने हमें उठकर चलना सिखाया था। आर पार, दोनों तरफ। और बच्चों, इस कविता से संबंधित आपके सामने कुछ गृह कार्य हैं, उस कविता का भाव आप समझने की कोशिश कीजिए। माँ से संबंधित जो भी वर्णनात्मक शब्द उसमें हैं, वर्णनात्मक वाक्य उसमें हैं, उसे ग्रहण करके इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और जब आप पाठशाला जाएंगे अपने अध्यापकों को ज़रूर दिखाइएगा। यहाँ पर और एक पद्य है बच्चों आप लोगों के सामने, जिसका शीर्षक तो नहीं है। चलिए एक बार हम इस पद्य का वाचन करेंगे। डर उनको जो महलों में सोना चांदी रखते हैं, डर उनको जो झूठ बोलकर अपना पेट पालते हैं, भय उसको खा लेता है जो विश्वनाश पर चलता है, भारत का कोई क्लेश नहीं जो पंचशील पथ चलता है। जैसे बच्चों आप लोग जानते हैं कि भारत पंचशील तत्वों का अनुकरण करता है और इस कविता के कवि हैं श्री जगदीश ओझा जी। बच्चों, इस कविता का तथ्य अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर डर, यह जो है यह निषेधात्मक भाव है। डर, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, गालियाँ देना, झगड़ा करना, ये सब निषेधात्मक स्वभाव हैं। और प्रेम से बर्ताव करना, स्नेह से रहना, हंसते रहना, दूसरों को अपना समझना, परोपकार करना, ये सब सकारात्मक भाव है। तो यहाँ पर डर सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो हमेशा गलत काम करते हैं और दूसरों को तंग करके अपना पेट पालते हैं, यानी स्वार्थी बनकर दूसरों को तंग करते हैं। लेकिन जो दूसरों को उपकार करते हुए अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, उन्हें डर शब्द कभी भी लागू नहीं हो सकता। तो चलिए बच्चों, इस पद्य से संबंधित कुछ गृह कार्य है आप लोगों को। इस कविता को समझिए और इस कविता के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं, इनका भाव समझकर आप इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो कुछ लोग अपना पेट कैसे पालते हैं, भय किसको खा लेता है, भारत किस पथ पर चलता है, प्रस्तुत कविता के कवि कौन हैं, तो इन सब अंशों को लिखकर अपने अध्यापकों को दिखाइएगा। और एक प्रश्न है आप लोगों को, सकारात्मक गुणों की एक सूची बनाइए। तो अब इस कक्षा का अंतिम जो प्रणाली है वह है अनुवाद करना। बच्चों, अभी जब आप 10वीं तक पहुंच जाएंगे, 8वीं से लेकर 10वीं तक हर एक परीक्षा में आपको अनुवाद से संबंधित कुछ प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो अनुवाद करते समय हमें जिन विषयों की जानकारी रखनी होगी, चलिए अब हम इसे जानने की कोशिश करें।
तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले दो व्यक्ति या विषयों के बीच भाषिक संपर्क स्थापित करने का एक साधन है अनुवाद। दो व्यक्तियों के बीच या दो भाषाओं के बीच। और अगला अंश जो है, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह मूल भाषा है। जिस भाषा के वाक्य आपके सामने रहते हैं वह है मूल भाषा, और उससे जिस भाषा में अनुवाद करना है वह है लक्ष्य भाषा। आपको परीक्षा में जिस भाषा के लिए अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा वह होगा लक्ष्य भाषा। तो अब हिंदी में आपके मातृभाषा में प्रस्तुत भाव या विचार को बिना किसी परिवर्तन के लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ बच्चों, यह बहुत ही मुख्यांश है आप लोगों के लिए। जब भी आप अनुवाद करेंगे सिर्फ शाब्दिक अनुवाद नहीं करना है, वहाँ पे शब्दों को या वाक्यों को समझना है, वाक्यों को समझकर उसमें निहित तथ्य को अनुवाद करना है। तो अब इस अनुवाद से संबंधित कुछ ध्यान देने की बातों के बारे में हम जान लेंगे। जैसे कि बच्चों, कन्नड़ा में आप अवनु हुडुगा कहेंगे तो यह इसका सार्थक अर्थ है, लेकिन हिंदी में क्या उसी तरह अगर आप हिंदी में वह गोपाल लिख लेंगे तो यह सिर्फ वाक्यांश है, अपूर्ण वाक्य है। तो हिंदी में लिखते समय वह गोपाल है, इसी तरह लिखना पड़ेगा। उसी तरह दो लड़के अवरु इब्बरु हुडुगरु, हिंदी में लिखते समय वे लड़के हैं, इस तरह लिखना पड़ेगा। और आगे देखिए, सीता एक लड़की, यह अपूर्णांश है, सीता एक लड़की है। इसी तरह वह एक घर, वह एक घर है। तो बच्चों, अनुवाद करते समय हमें इन अंशों को ध्यान में रखना होगा। जैसे क्रिया लिखना, यह क्रिया रूप है, लिख धातु है यानी क्रिया का मूल रूप। पढ़ना क्रिया रूप, पढ़ धातु। जाना क्रिया रूप, जा धातु। तो उसी तरह जैसे पिछली कक्षा में आप लोगों ने जाना, आ, तू आ, तुम आओ, आप आइए, तू, तुम, आप। समझते समय आप एक बात याद रखिएगा, तू आपसे छोटे उम्र के बच्चों को, तुम आपके समवयस्कों से, और आप आपसे बड़े माता पिता गुरुजनों को संबोधित करते समय आप का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि जा, तू जा, तुम जाओ, आप जाइए। तो इसी तरह यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द हैं या क्रिया का मूल रूप धातु शब्द है, इसे आप लोगों को तू, तुम और आप के लिए परिवर्तित करना होगा। बच्चों, अनुवाद करने के लिए आपको सहायता मिले इसलिए यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए, मछली पानी में तैर रही है, इसे अगर आप कन्नड़ा में अनुवाद करेंगे, मीनु नीरिनल्ली ಈಜುತ್ತಿದೆ, फिश इज स्विमिंग इन द वाटर। जैसे आप ING से संबंधित जानकारी अंग्रेजी में पाएंगे, उसी तरह हिंदी में रहा, रहे, रही का प्रयोग होगा। अगला उदाहरण देखिए, बच्चे कल से हिंदी सीखेंगे, ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವರು, चिल्ड्रन विल लर्न हिंदी फ्रॉम टुमारो। तो अगला उदाहरण है, कमरे में लड़के अपना काम कर रहे हैं, ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ देयर ओन वर्क इन द रूम। मैं कल सुबह रोटी खाऊंगा, ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವೆನು। आई एम गोइंग टू ईट रोटी और ब्रेड टुमारो मॉर्निंग। तो अगले जो वाक्य हैं, हम रोटी खाते थे, ನಾವು रोटी ತಿಂದೆವು, वी एट ब्रेड और वी एट रोटी। लिथिन यहाँ आया है, लिथिन इಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, लिथिन हैज़ कम हियर। तो इस तरह हम लोग मूल भाषा को लक्ष्य भाषा में अनुवाद करते समय इन सब अंशों की ओर ध्यान देंगे तो बहुत ही सार्थक अनुवाद कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं मंजुला KS, सरकारी पदवी पूर्व कॉलेज, माध्यमिक शिक्षा विभाग, दोड्डबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामांतर जिले में हिंदी शिक्षिका के रूप में काम कर रही हूँ।